नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। भारत का संविधान, आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक दल। भारत में कितने प्रकार के राजनीतिक दल हैं, इनको किस प्रकार से मान्यता मिलती है, और जब मान्यता मिल जाती है तो इनको क्या क्या लाभ मिलते हैं, किस तरह से राजनीतिक दलों का बंटवारा किया गया है भारत में, ये सब संविधान का ही हिस्सा है। मैं चाहता तो संविधान में पहले आपको नागरिकता पढ़ाता, मौलिक अधिकार पढ़ाता, तब यहाँ आता, लेकिन मैं इसको निर्वाचन को, चुनाव को पहले पढ़ा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि कुछ समय के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो आप निर्वाचन से संबंधित, राजनीति से संबंधित सब कुछ जान जाएं जो संवैधानिक महत्व की बातें हैं। इसलिए मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ, बाकी पूरा संविधान आपको मैं पढ़ाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन धीरज रख करके देखिएगा, स्किप मत करिएगा। एक शब्द सबसे पहले आपको मिलेगा, कोल्लम। ये क्या है? कोल्लम एक जिला है केरल राज्य का। केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। भारत के सबसे शिक्षित राज्य है केरल, और केरल का एक जिला है कोल्लम। कोल्लम भारत का नंबर 1 जिला घोषित किया गया है, जो कि संविधान साक्षर जिला है। यानी भारत में जितने भी जिले हैं, ये पहला जिला है भारत का, केरल राज्य का, जिसे पूरी तरह से संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। यानी इस जिले में रहने वाले 18 साल से अधिक उम्र के कोई भी व्यक्ति, सबको संविधान की जानकारी है। तो पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम घोषित हुआ है केरल का, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि हमारा भी जिला प्रयागराज संपूर्ण संविधान साक्षर जिला घोषित हो, आपका भी हो, और एक दिन ऐसा आए कि पूरा हिंदुस्तान ही संविधान साक्षर घोषित हो जाए, संविधान की पता सबको हो। चलिए, राजनीतिक दलों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं राजनीतिक दल हैं क्या, संविधान में इनका किस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो संविधान में बताया गया है, कहा गया है, इनकी परिभाषा दी गई है कि राजनीतिक दल वे होते हैं जो लोगों के एक संगठित समूह होते हैं, जो समान दृष्टिकोण रखते हैं और साथ ही साथ संविधान के अनुसार राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति इकट्ठा करना चाहते हैं, वे राजनीतिक दल होते हैं। और दुनिया में जितने भी देश हैं, जो भी लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ पर 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, हर जगह कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। यानी कि दल कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं चारों के इर्द गिर्द ही वो होते हैं। ये चारों जो डिवाइडेशन किया गया है, वो विचारधारा के अनुसार किया गया है। तो जो लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ पे 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। पहले होते हैं जिनका नाम है प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी दल, ये क्या होते हैं अभी हम आपको आगे बताएंगे। पहले चारों को लिख लेते हैं, तब समझ में आएगा। प्रतिक्रियावादी। दूसरे होते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी। तीसरे प्रकार के होते हैं उदारवादी। उदारवादी। और चौथे प्रकार के होते हैं सुधारवादी। सुधारवादी। ये चारों जो है अपने अपने विचार, दर्शन पर आधारित हैं। प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रियावादी उन दलों को कहते हैं जो दल पुरानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चीज़ों को फिर से लाना चाहते हैं। यानी आज जो है उससे वो संतुष्ट नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि जो बीत गया, जो पहले था, हमारी जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, उस समय जो रीति रिवाज थे, जो नियम थे, कानून थे, वो आज लागू होने चाहिए, इस समय लागू होने चाहिए। उसको बोलते हैं प्रतिक्रियावादी। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई कहे कि वेदों में जो बातें ली गई हैं, मतलब वेदों की जो बातें हैं वो आज लागू हों, कुरान की बातें लागू हों, बाइबल की बातें लागू हों, तो लागू होंगी। लेकिन जो वर्तमान में ठीक ठीक है वही लागू होंगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो ओल्ड हो गई हैं, जो आज के महत्व की नहीं हो सकती, फिर भी उनको लागू करने के लिए जोर दिया जाए, ऐसे दल को बोला जाता है प्रतिक्रियावादी दल। और इनको शुद्ध रूप से इनको राइट विंग्स का कहा जाता है, यानी कि दक्षिणपंथी विचारधारा इनको कहा जाता है। इसके अलावा जो रूढ़िवादी दल होते हैं, थोड़ा इनसे उदार होते हैं। रूढ़िवादी चाहते हैं यथा स्थिति में विश्वास। यथा स्थिति। यथा स्थिति का मतलब होता है वो ये नहीं चाहते कि जो पुरानी बीत गई चीज़ें हैं उन्हें फिर से लाया जाए, और वो ये भी नहीं चाहते कि जो कुछ बहुत आगे होने वाला है वो तुरंत हो जाए, बल्कि वो चाहते हैं कि जो इस समय चल रहा है, जो हमारी परंपरा चल रही है, वो ठीक है, वो ही बनी रहे, उसमें बदलाव ना हो। इन्हें बोला जाता है लकीर का फ़कीर होना, यानी कि जो है उसी में विश्वास करना, कुछ भी बदलाव न करना।
ऐसी सोच रखने वाले दलों को बोला जाता है रूढ़िवादी दल। उदारवादी दल उन्हें बोलते हैं जो ये चाहते हैं कि जो हमारी आज की व्यवस्था है, शासन प्रशासन जो भी है, उसमें जो जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए। जो जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो कमियां हैं उनमें सुधार किया जाए, उनको दूर किया जाए। ऐसी सोच रखने वाले को उदारवादी बोलते हैं। और सुधारवादी का मतलब है कि वो नई व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। वो चाहते हैं कि जो इस समय व्यवस्था है वो कम ठीक है, कुछ नई आए। मतलब हमेशा वो नए चीज़ों की खोज में रहते हैं, नई व्यवस्था मतलब वर्तमान व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। तो अब इनको हम, ये जो चार प्रकार के हो गए, प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी, उदारवादी, सुधारवादी, इन्हीं चारों सोच को ही मिला करके राजनीतिक दल बनते हैं। एक दल की जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार की सोच हो, कई सोच हो सकती है। अब देखिए, जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं ना कि एक होता है विचारधारा वामपंथी, वामपंथी विचारधारा, इसको लेफ्ट बोल सकते हैं ना, लेफ्ट। एक होती है दक्षिणपंथी विचारधारा, दक्षिणपंथी। और एक बिल्कुल मध्य में होती है जो न वामपंथी होती है न दक्षिणपंथी होती है, दोनों के मध्य में। तो यहाँ पर जो उदारवादी विचारधारा के लोग होते हैं, उदारवादी, उन्हें बिल्कुल मध्य में रखा जाता है। न वो पुरानी चीज़ों में जो, मतलब पुरानी भी चीज़ें जो अच्छी हैं वही चाहते हैं, और नई चीज़ें जो अच्छी है वही चाहते हैं। मतलब ये किसी भी तरफ झुके नहीं होते, बल्कि देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल उदार होते हैं। जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से ठीक लगता है वही करते हैं, ये उदारवादी होते हैं। और जो सुधार चाहते हैं, सुधार कौन चाहता है? जो घाटे की स्थिति में होता है, गरीब, कमज़ोर, लाचार, है ना। तो जो घाटे की स्थिति में होता है, यानी कि वर्तमान व्यवस्था से वो कम संतुष्ट है, उसमें वो सुधार चाहता है, ऐसे को वामपंथी बोलते हैं। अब वामपंथी में कौन कौन आएगा? जैसे अभी आपको हम बताए कि उदारवादी तो न वामपंथी होते हैं न दक्षिणपंथी होते हैं, लेकिन दक्षिणपंथी में रूढ़िवादियों को रखा जाता है और प्रतिक्रियावादियों को रखा जाता है, प्रतिक्रियावादी। और वामपंथी में रखा जाता है सुधारवादी, क्योंकि सुधारवादी जो लोग होते हैं वो नई व्यवस्था चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में वो घाटे में होते हैं। तो अब वर्तमान में जो हमारे यहाँ राजनीतिक दल हैं, अभी हम उनका अध्ययन करेंगे आगे, उसमें मैं दो चार अगर दलों का नाम लूँ, तो जैसे एक दल है CPI, CPIM। इन दलों को सुधारवादी यानी कि वामपंथी बेल्ट में रखा जाता है। जो कांग्रेस है, कांग्रेस, उसको बिल्कुल बीच में रखा जाता है। और जो BJP है, शिवसेना है, या AIM वाली जो पार्टी है, या मुस्लिम लीग, जो ऐसी पार्टियां हैं, उन्हें रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी में रखा जाता है, यानी कि दक्षिणपंथी। तो मोटे मोटे शब्दों में समझिए कि BJP को दक्षिणपंथी यानी कि रूढ़िवादी या प्रतिक्रियावादी में, जो आप ठीक समझें, कांग्रेस को मध्य में, और CPI CPM इस तरह की जो पार्टियां हैं उनको वामपंथी में रखा जाता है। अब भारत में क्या है कि एक समस्या है, जैसे भारत में दलीय जो व्यवस्था है उसकी ये विशेषताएं हैं। अब हम इन विशेषताओं को समझेंगे तो पूरी बात समझ जाएंगे। जैसे भारत की व्यवस्था ये है कि यहाँ बहुदलीय शासन, मतलब बहुत दल हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ बहुत दल नहीं हैं, केवल एक दल होते हैं या फिर दो दल होते हैं। जैसे थोड़ा सा जान लेते हैं तब यहाँ लौटते हैं। जैसे विश्व स्तर पर 3 प्रकार के दल बताए गए हैं। एक दल यानी एक दलीय व्यवस्था, किसी देश में एक दलीय व्यवस्था हो सकती है, किसी देश में द्विदलीय व्यवस्था हो सकती है, और किसी देश में बहुदलीय व्यवस्था हो सकती है। तो एक दलीय व्यवस्था का मतलब होता है जहां एक ही दल का शासन हो, दूसरी दल न हो, यानी विपक्षी पार्टियां न हो। ऐसे भी देश हैं, जैसे रूस को ही ले लीजिए, और यूरोपियन कंट्री बहुत सारी हैं जहां एक ही दल होता है, कोई दूसरा दल होता ही नहीं है। द्विदलीय में आएंगे तो आप अमेरिका को लीजिए, अमेरिका में 2 दल होते हैं। इंग्लैंड को ले लीजिए, इंग्लैंड में भी 2 दल हैं। इंग्लैंड के कौन कौन से 2 दल हैं और अमेरिका के कौन कौन से 2 दल हैं? 2 दल के अलावा कोई तीसरा दल वहाँ पे है ही नहीं अमेरिका में। जैसे एक दल है रिपब्लिकन और एक दल है डेमोक्रेटिक। तो या तो रिपब्लिकन का राष्ट्रपति बनेगा या तो डेमोक्रेटिक का,
तीसरा कोई नहीं बनेगा। ऐसे ही इंग्लैंड में एक कंजर्वेटिव है और एक लेबर पार्टी है। तो या तो लेबर पार्टी का कोई राजा बनेगा, मंत्री विधायक बनेगा, या फिर कंजर्वेटिव पार्टी का। तीसरी कोई नहीं है। बहुदलीय व्यवस्था में जहां दो से ज़्यादा होते हैं, जैसे इटली को ले लीजिए, जैसे स्विट्जरलैंड को ले लीजिए, और जैसे अपना देश भारत को ले लीजिए, तो भारत में बहुत दलीय व्यवस्था है, यानी बहुत दल हैं। अब लौटिए, जो भारत में दलीय व्यवस्था है उसमें क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता ये है कि बहुदलीय है, यहाँ बहुत दल हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, आम आदमी पार्टी, एनपीपी, एनसीपी, न जाने कितने हैं बताएंगे अभी आपको आगे। एक दलीय, इसकी मतलब भारत में जो दलीय व्यवस्था है इसका एक दोष बताया था रजनी कोठारी जी ने। रजनी कोठारी ने कहा कि भले ही भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत दल हैं, लेकिन देखा गया है कि जब भी कोई दल मेजॉरिटी में आता है, सत्ता में आता है, तो उसके बाद जितने दल बचते हैं वो सब सरेंडर हो जाते हैं, और उस समय ऐसा लगता है कि पूरे देश में एक ही दल है। जैसे जब इंदिरा गांधी के समय में, जवाहरलाल नेहरू के समय में, राजीव गांधी के समय में कांग्रेस ही एक दल के रूप में थी, उसके आगे सारे बौने थे। जो विपक्षी दल के पार्टियां थी वो नाम मात्र की थी, उनका कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं था। ऐसे ही वर्तमान की बात करें तो बीजेपी है जो मेजॉरिटी में है, इसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं वो सब इसके आगे एकदम बौनी समझ में आती हैं। तो इस समय भी एक दल मान सकते हैं, उस समय भी एक दल मान सकते थे। ये आरोप रजनी कोठारी ने लगाया था कि बहुदलीय होते हुए भी ऐसा लगता है कि भारत में एक ही दल काम करता है। अस्पष्ट विचारधारा, जैसे 4 प्रकार की विचारधारा आपको बताया गया ना, प्रतिक्रियावादी, उदारवादी, रूढ़िवादी, है ना, सुधारवादी। तो ऐसा भारत में कोई भी दल नहीं है जिसकी स्पष्ट विचारधारा मिलती हो, कुछ दलों को छोड़कर। जैसे अगर हम सीपीआई को ले लेंगे तो यह वामपंथी विचारधारा को मानते हैं, बीजेपी को ले लेंगे तो ये दक्षिणपंथी विचारधारा को मानते हैं। इसके अलावा जितने भी दल हैं आप स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि वो किस विचारधारा को मानते हैं, क्योंकि एक ही दल में अनेक प्रकार के लोग होते हैं जो अलग अलग दर्शन रखते हैं, अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग सोच रखते हैं। इसलिए अस्पष्ट हो जाता है कि ये जो पार्टी है दरअसल किस विचारधारा की है, और उसकी विचारधाराएं बदलती भी रहती हैं। व्यक्तिगत महिमा मंडल, यहाँ का एक दोष कह सकते हैं या अच्छी बात कह सकते हैं कि जितनी भी पार्टियां होती हैं उसका एक प्रमुख होता है व्यक्ति, और जितने भी उस पार्टी के लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, वो सब उसी व्यक्ति की महिमा मंडल में लगे रहते हैं। पार्टी की विचारधारा क्या है, पार्टी क्या चाहती है, वो गौड़ हो जाता है, वो बातें गौड़ हो जाती हैं, और उस व्यक्ति का जो प्रभाव जितना है उसी का महिमा मंडल उस पार्टी के लोग करते हैं। अप्रभावी विपक्ष, हमेशा से ही कांग्रेस के भी समय अप्रभावी विपक्ष था, विपक्ष का रोल बहुत कम था। आज भी विपक्ष का रोल न के बराबर है कह सकते हैं। हालांकि विपक्ष तो है ही, लेकिन जो होना चाहिए, जितना ताकत होना चाहिए, वो नहीं रहा है कभी भी। कुछ समयों को छोड़कर, जैसे मुरारजी के समय में, एच.डी. देवेगौड़ा के समय में, ऐसे ही कुछ समयों को छोड़ दें तो विपक्षी दल नहीं थे। क्षेत्रीय दल, यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियां बहुत हैं, हजारों की संख्या में हैं, उसका भी अपना एक महत्व है। इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं हैं। चलिए अब आगे देखते हैं दल। हमने आपको बताया कि भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के दल हैं। तो जो दल होते हैं, दरअसल 2 प्रकार के दल होते हैं। एक होते हैं मान्यता प्राप्त दल। तो ये मान्यता प्राप्त दल क्या है, कहाँ से इनको मान्यता मिलती है? और एक होते हैं गैर मान्यता प्राप्त। लेकिन ये दोनों दल पंजीकृत होते हैं। पंजीकृत का मतलब निर्वाचन आयोग रजिस्ट्रेशन करता है। निर्वाचन आयोग की बिना अनुमति के कोई भी दल चुनाव लोकसभा का या विधानसभा का नहीं लड़ सकता है। तो मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त, लेकिन दोनों पंजीकृत होते हैं। अब मान्यता प्राप्त में 2 प्रकार के दल होते हैं। एक होते हैं राष्ट्रीय दल और एक होते हैं राज्य स्तरीय दल। गैर मान्यता प्राप्त में क्षेत्रीय दल आ जाते हैं, जिनको अभी मान्यता नहीं प्राप्त में है,
लेकिन पंजीकृत हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा निर्दलीय होते हैं, जो किसी दल में नहीं होता, कोई व्यक्ति डायरेक्ट ही अपनी छवि पर चुनाव लड़ता है, अलग बात है। अब देखिए, राष्ट्रीय दल जो कोई भी जब बन जाता है कोई पार्टी, तो राष्ट्रीय दल जब बनता है ना, तो उसको विशेष सुविधाएं मिलती हैं। जैसे जब उसका प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा तो उसका एक चुनाव चिन्ह होगा। जैसे बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो इन दोनों का चुनाव चिन्ह कमल, हाथ का पंजा है। अब कोई भी कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा तो उसका चुनाव चिन्ह क्या होगा? पंजा। बीजेपी से लड़ेगा तो उसका चुनाव चिन्ह क्या होगा? कमल होगा। तो चुनाव चिन्ह मिलता है। इसके अलावा रेडियो पर, टेलीविज़न पर समय निर्धारित किया जाता है कि आप प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा 40 स्टार प्रचारक रख सकते हैं प्रचार करने के लिए, जबकि जिनको मान्यता नहीं प्राप्त है वो नहीं रख सकते। इसके अलावा जब जाते हैं चुनाव के लिए, प्रत्याशी घोषित होते हैं, तो एक ही प्रस्तावक होता है, एक ही प्रस्तावक से वो चुनाव लड़ने के लिए हो सकते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीय दल जो घोषित होते हैं उनको लाभ मिलता है। और राज्य स्तरीय दल को भी चुनाव चिन्ह मिलता है, लेकिन ये चुनाव चिन्ह जिस राज्य में उनको मान्यता प्राप्त है वहीं काम करता है, दूसरी जगह नहीं। जैसे अगर बहुजन समाज पार्टी या सपा, जैसे मान लीजिए सपा एक राज्य स्तरीय पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। तो सपा को जहाँ जहाँ राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिला है, जैसे स्पेशल यूपी, तो यहाँ पर यूपी में किसी का भी चुनाव चिन्ह साइकिल नहीं होगा सिवाय सपा के। हाँ, कोई और राज्य हो सकता है, जैसे केरल है, तमिलनाडु है, जहाँ पे इसको राज्य स्तरीय दर्जा नहीं मिला है, वहाँ किसी का भी साइकिल हो सकता है, लेकिन यूपी में तो नहीं होगा। लेकिन अब पूरे भारत में किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा नहीं हो सकता कांग्रेस के सिवा, कमल नहीं हो सकता बीजेपी के सिवा। मेरे कहने का मतलब ये है। तो अब हम समझते हैं कि कैसे किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय दर्जा मिलता है और कैसे उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है। सबसे पहले जो भी पार्टी बनती है, कोई एक व्यक्ति अपनी पार्टी बनाता है, उसका नाम रखता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और वो एक क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय दल के रूप में चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत हो जाती है। फिर उसका नंबर आता है राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने के लिए, तो राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त करने के लिए, उसके बाद राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने के लिए। कोई भी पार्टी डायरेक्ट राष्ट्रीय दर्जा नहीं प्राप्त कर सकती, उसको राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त ही करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य स्तरीय दर्जा कैसे मिलता है किसी भी पार्टी को। तो इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार बताए गए थे। 2011 में एक 5वां प्रकार भी जोड़ा गया है। तो पहले जो 4 प्रकार थे वो क्या थे, और ये या की स्थिति में है, यानी इन 5 में से किसी भी एक पात्रता को पार करेंगे, किसी भी एक पात्र मतलब कोई भी एक पात्रता हासिल कर लेंगे तो राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब 1952 में लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था, तो उस समय 14 राष्ट्रीय पार्टियां थी, जो कि सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद किसी भी चुनाव में, जैसे 2019 का 17वें लोकसभा का चुनाव था ना, तो 14 पार्टियां नहीं थी राष्ट्रीय, केवल 7 पार्टियां थी 2019 में। लेकिन 1952 में 14 पार्टियां थी। 2019 के लोकसभा के चुनाव में 7 राष्ट्रीय पार्टियां थी, 52 राज्य स्तरीय पार्टियां थी और 2354 क्षेत्रीय पार्टियां थी। अब क्या है, इस समय क्या है, अभी आपको बताएंगे। पहले देखते हैं कि राज्य स्तरीय दर्जा कैसे मिलता है। इसके लिए क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए जिस भी राज्य में पार्टी को राज्य स्तरीय दर्जा मिलना है, उस राज्य में अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो विधानसभा का अगर चुनाव होता है तो विधानसभा में जितने वोट पड़ते हैं उसका 6% वो वोट प्राप्त करे, और इसके साथ साथ 2 सीट जीते। 2 सीट। कोई भी पार्टी भारत के किसी भी राज्य में विधानसभा के चुनाव में अगर 6% वोट पा जाती है और 2 प्रत्याशी जिता लेती है, वो यानी कि 2 विधायक बन जाते हैं, तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। इसके अलावा अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो संबंधित राज्य में 6% वोट पाए और साथ ही कम से कम 1 सीट जीते, यानी एक सांसद बन जाए, और जितने भी सांसदों की वोट पड़ी है उस राज्य में
उसका 6% उसे मिला हो। किसको मिला हो? इस एक सीट वाले को नहीं, बल्कि पूरे पार्टी को 6% मिला हो, ये कहने का मतलब है। 2 कंडीशन हो गई। तीसरी, अगर संबंधित राज्य में लोकसभा की 25 सीट है तो उस 25 सीट में कम से कम 1 सीट वो जीते। अगर 50 सीट है तो 2 सीट जीते, और 75 सीट है तो 3 सीट जीते। यानी वोट परसेंट चाहे जितना हो, कम हो ज़्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर राज्य में 25 सीट है तो 1 सीट जीत जाए, या 24 सीट है तो भी 1 सीट जाए। यानी कम से कम अगर 25 सीट से कम लोकसभा की सीटें हैं तो कम से कम 1 सीट उसको जीतना पड़ेगा, और अगर ऐसा कर लेता है तो वो राज्य स्तरीय का दर्जा प्राप्त कर लेगा। ये सीट गठबंधन में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 50 सीटों का चुनाव है, मतलब जैसे मान लीजिए यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पे गठबंधन हुआ 3 पार्टियों का, तो उनमें से 25-25 सीटें मान लीजिए दे दी गई, एक को 25 सीट, एक को 25 सीट, एक को 25 सीट। अब उन 25 सीटों में एक व्यक्ति ने 3 सीटें जीत लिया, क्योंकि 80 हैं तो 75 का 3 सीटें जीत लिया मान लीजिए अगर, तो उसे राज्य स्तरीय दर्जा मिल जाएगा। और अगर 50 हैं तो 2, 25 हैं तो 1। समझ में आ गई बात? इसके अलावा अगर विधानसभा की उस राज्य में जितनी भी सीटें हैं उनका 3% या फिर 3 सीट, जो भी ज़्यादा हो। जैसे उदाहरण के लिए अगर 100 सीट है तो 100 सीट का 3% कितना हुआ? 3 सीट। 3 सीट पा जाए यानी कि 3 विधायक बन जाए तो भी जीत जाएगा। वोट परसेंट चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उससे मतलब नहीं है। अगर हाँ 200 सीटें हैं तो 200 का 3% कितनी सीटें हुई? 6 सीटें हुई। तब 6 सीट प्राप्त करना होगा, तब 3 सीट नहीं, 6 सीट। इतने प्रावधान थे राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त करने के लिए। लेकिन 2011 में एक और प्रयोजन किया गया। इसमें कहा गया कि किसी राज्य में अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो सीट भले ही कोई न जीत पाए, अगर वहाँ जितने भी मत पड़ते हैं उनका 8% अगर मत कोई भी पार्टी पा जाती है किसी भी राज्य में, तो उसे राज्य स्तरीय का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो 5 प्रावधान है, इनमें से किसी एक को भी पूरा कर लेगी कोई पार्टी तो उसे राज्य स्तरीय दर्जा मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय दर्जा कैसे मिलता है। राष्ट्रीय दल चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के अनुसार 3 तरह के नियम हैं, उनमें से किसी एक को भी पूरा करेगी कोई पार्टी तो राष्ट्रीय दल का दर्जा उसे प्राप्त हो जाएगा। पहले को हम आखिर में लिखते हैं। अगर कोई भी पार्टी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त की है, राज्य स्तरीय दर्जा, कोई भी पार्टी हो अगर 4 राज्यों में वो राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त कर चुकी है तो उसे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो जाएगा। एक नियम तो सिंपल ये है। दूसरा ये है कि अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो लोकसभा के चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट पाए। 4 राज्यों में, प्रत्येक राज्यों में 6% पाए। 4 राज्यों में, हर राज्यों में वैध मतों का 6% पाए, प्लस 4 जीते, यानी कि 4 सीट वो पाए, यानी कि 4 सांसद बने। वो 4 सांसद किसी एक भी राज्य से हो सकते हैं या चारों राज्य से अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन चारों राज्यों में 6% से ज़्यादा या 6% ही उसको मत मिलना चाहिए, प्लस 4 प्रत्याशी जीते, यानी कि 4 सांसद बने। या फिर लोकसभा के ही चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में 11 सांसद बने, यानी कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो 3 राज्यों में, कम से कम 3 राज्यों में अगर उसके टोटल 11 सांसद हो जाते हैं किसी पार्टी के, तो वो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप, कोई भी पार्टी अगर उसका गठन होता है और वो डायरेक्ट इन दोनों नियम को पूरा कर लेती है तो फिर राज्य स्तरीय का दर्जा से कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट वो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर लेगी। जैसे आज के डेट में कोई पार्टी गठित हुई और चुनाव हुआ और 4 राज्यों में 6% वो वोट पा गया, प्लस 4 सांसद बन गए, तो राज्य स्तरीय से मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। या तो ये कंडीशन।
अब हम देखते हैं कि वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय दल 6 राष्ट्रीय दल हैं। अब यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ से आपको समझना है अच्छे से। एक तारीख है 10 अप्रैल 2023। 10 अप्रैल 2023 से पहले 5, 3, 8 राष्ट्रीय पार्टियां थी भारत में। 10 अप्रैल को समीक्षा किया निर्वाचन आयोग ने और उसने 3 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी से हटा दिया क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। वो कौन कौन सी थी? AITMC, CPI और NCP। जबकि एक और पार्टी को उसने राष्ट्रीय दर्जा दिया, वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। तो वर्तमान में 6 पार्टियां हैं। पहली पार्टी है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह पंजा है। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। सबसे पुरानी पार्टी है ये, 1885 में। फिर उसके बाद BJP है, जिसका चुनाव चिन्ह है कमल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में। हालांकि इसका पुराना इतिहास है, हिंदू महासभा से ही, 1915 से ही। BSP यानी कि बहुजन समाज पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। CPIM भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया तारा, और हंसिया तारा है ना चुनाव चिन्ह। NPP यानी कि नेशनल पीपल पार्टी, ये PA संगमा वाली पार्टी है। पुस्तक चुनाव चिन्ह NPP। और आम आदमी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। इसको आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा 10 अप्रैल 2023 को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इसको 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त हो चुका है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो स्वयं है दिल्ली, जहाँ पे ये रूलिंग पार्टी है। दूसरा पंजाब, यहाँ भी रूलिंग पार्टी है। तीसरा है गोवा और चौथा है गुजरात। तो दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गोवा, इन 4 राज्यों में इसे राज्य स्तरीय दर्जा मिला है, इसीलिए इसको राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया। 3 दलों को हटा दिया गया। AITMC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में जो रूलिंग पार्टी है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उसका राष्ट्रीय दर्जा छीन लिया गया। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी, हंसिया और बाली जिसका चुनाव चिन्ह है, वो भी राष्ट्रीय दर्जा उसका समाप्त हो गया। NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो शरद पवार की है, इसका भी राष्ट्रीय दर्जा छीन लिया गया। ठीक, तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 52 राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, उनमें से कुछ घटी बड़ी हैं, और 2354 छोटी छोटी पार्टियां हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। जैसे आप जानते हैं कि 1800 ठीक है, फिर उसके बाद 1998 में AITMC की स्थापना हुई, यानी कांग्रेस की ही पार्टी से ममता बनर्जी हट गई। ममता बनर्जी कांग्रेस में ही थी ना, ममता बनर्जी हट करके एक अलग पार्टी बनाती हैं AITMC। फिर उसके बाद 99 में NCP बनी, कांग्रेस की ही पार्टी से हट करके शरद पवार और PA संगमा। क्यों हट गए थे? क्योंकि कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष सोनिया गांधी को नियुक्त कर दिया था, और ये लोग कह रहे थे कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं, इनको कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने इनको बनाया, तो ये संगमा और शरद पवार और एक और थे, तौहीक रजाई से करके नाम था उनका। तो ये तीनों लोग मिलकर के NCP बनाए, नेशनल कांग्रेस पार्टी। और फिर उसके बाद 2013 में NPP बनी, PA संगमा जिसके अध्यक्ष हैं, PA संगमा, ये NCP से अलग हुई, क्योंकि PA संगमा ही इसके अध्यक्ष थे ना, मतलब संस्थापक के तौर पे थे NCP के। ये क्यों अलग हुए? क्योंकि जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, तो इनकी पार्टी के लोगों ने उनका सपोर्ट किया,
जबकि ये चाहते थे कि वो सपोर्ट न करें, क्योंकि ये स्वयं भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे। तो ये पार्टी से हट गए। हालांकि ये चुनाव हार गए, लेकिन जैसे ही चुनाव हारे उसके बाद अपनी एक अलग पार्टी बनाई, एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी। इस समय ये मेघालय में है, यानी कि मेघालय की मुख्य रूप से ये पार्टी है और जनजातियों को समर्पित है, सॉरी आदिवासियों को समर्पित है। वही आदिवासी की पार्टी है एक तरह से, लेकिन इसमें कोई भी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। तो अब ये चारों कांग्रेस से संबंधित हैं। वर्तमान में ये राष्ट्रीय पार्टी है और ये राष्ट्रीय पार्टी है और ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसके अलावा 1925 में जब एनसीपी बनी, सॉरी सीपीआई बनी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, किसने बनाया? एमएन रॉय। एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ राय, इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ये वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे और ये 1925 में पार्टी बनाए थे और 1964 में इस पार्टी से अलग होकर के एक दूसरी पार्टी बनी, सीपीआई-एम, जिसको कहा गया मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। यही मार्क्सवादी अभी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त की है और ये वाली राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर चुकी है। एमएन राय का महत्व राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एमएन राय ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बात को बहुत ही मुखर रूप से कहते थे। और सबसे खास बात, जो आज हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, इस संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया, है ना? संविधान सभा ने। और इस संविधान सभा के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई एमएन रॉय ने लड़ी थी। एमएन रॉय ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आधिकारिक रूप से कहा कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। फिर उसके बाद स्वराज पार्टी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, फिर कैबिनेट मिशन ने कहा, कैबिनेट मिशन के तर्ज पर संविधान सभा बना। तो एमएन राय का महत्व बहुत अधिक है। और लेकिन इनकी जो पार्टी थी 1925 वाली, वो राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर चुकी है। बस आज यहीं पे रोकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अब अगले एपिसोड में, यानी कि आगे के भाग में, आपको हम क्या बताएंगे? पूरा निर्वाचन के बारे में बताएंगे, कैसे चुनाव होता है, कैसे परिसीमन होता है, कैसे चुनाव चिन्ह आवंटित होता है, चुनाव की जब घोषणा हो जाती है तो आचार संहिता कैसे लागू होता है, वोटिंग कैसे होती है, ऊपर से लेकर के नीचे तक कैसे कितने प्रकार के अधिकारी होते हैं, काउंटिंग कैसे होती है, ये सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में और विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को आप जब भी आप देखिएगा पूरा देखिएगा, कभी बढ़ा करके मत देखिएगा। बढ़ा कर देखने से क्या होता है ना, कि कुछ बातें छूट जाती है, जो लिंक समाप्त हो जाता है। यहाँ से वहाँ डायरेक्ट पहुँचेंगे उछल के तो मज़ा नहीं आएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी चालू कर लीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करें वो आपके पास पहुंच जाए। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके सुझावों का मैं स्वागत करूंगा और उस पर काम करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।